हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आपको आज यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा कि कौन प्रश्न कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और जितने भी प्रश्न हम आपको करवाएंगे वो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोगों को एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लेना है और उसका रिवीजन करते रहना है। अगर आप ऐसे कीजिएगा तो 2021 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और ये क्लास डेली अब शाम 6 बजे चलेगा, तो आप लोग लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? और ये प्रश्न 2015, 17 और 19 में पूछा गया है। ए ऑप्शन है यहाँ पे सरसों, बी ऑप्शन है गुड़हल, सी ऑप्शन है पपीता, डी ऑप्शन है मटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो जो यहाँ पे पपीता होता है वो एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है ईस्ट में, सी ऑप्शन है मलेरिया में, डी ऑप्शन है यहाँ पे पैरामीशियम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। यहाँ पे पता करना है आपको कि फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। और ये प्रश्न 2013-19 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली में पूछा गया है। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है अंडप, सी ऑप्शन है वर्तिकाग्र, डी ऑप्शन है वर्तिका। तो यहाँ पे फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? और ये प्रश्न 2018 और 2020 में पूछा गया है कि फूल का वो कौन सा भाग होता है जो फल में बदलता है। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है स्त्री केसर, सी ऑप्शन है अंडाशय, डी ऑप्शन है बीज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूल का वो कौन सा भाग होता है जो फल में बदलता है। तो जो फूल का यहाँ पे अंडाशय वाला भाग होता है वही क्या होता है, फल में बदलता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न पराग कोश में होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में क्या होते हैं। और ये प्रश्न 2012, 15 और 16 में पूछा गया है कि पराग कोश में क्या होते हैं। ए ऑप्शन है बाह्यदल, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है अंडप, डी ऑप्शन है यहाँ पे परागकण। तो पराग कोश में क्या होते हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो पराग कोश में यहाँ पे परागकण होते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है। और ये प्रश्न 2013, 15 और 16 में पूछा गया है। ए ऑप्शन है एड्स, बी ऑप्शन है बेरी, सी ऑप्शन है घेंघा, डी ऑप्शन है यहाँ पे मधुमेह। तो हमारे शरीर में जब इंसुलिन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और मधुमेह को हम लोग शुगर के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। और ये प्रश्न यहाँ पे 2019 और 2020 में पूछा है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन है यहाँ पे केंचुआ, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है बिल्ली, डी ऑप्शन है बकरी। तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो जो यहाँ पे जो केंचुआ होता है वो उभयलिंगी जंतु होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। यहाँ पे जो पादप में जाइलम पाया जाता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है। और ये प्रश्न 2018 में पूछा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे जल का वहन करने के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का वहन करने के लिए, सी ऑप्शन है अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए, डी ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। तो जो पादप में यहाँ पे
जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जो जल का यहाँ पे वहन करने के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी यहाँ पे ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। और ये प्रश्न 2019-20 के प्रथम पाली और सेकंड पाली दोनों में पूछा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे मटर के पौधे, बी ऑप्शन है चना के पौधे, सी ऑप्शन है सेम के पौधे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, तो मटर के पौधे को चुना, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जितना भी हम आपको प्रश्न करवाएंगे वो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोगों को एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। और ये प्रश्न 2018 और 2019 में पूछा गया है। ए ऑप्शन है यहाँ पे घास, गेहूं, आम, बी ऑप्शन है यहाँ पे घास, बकरी, मानव, सी ऑप्शन है यहाँ पे बकरी, गाय, हाथी, डी ऑप्शन है यहाँ पे घास, मछली, बकरी। तो यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, घास, बकरी और मानव हो जाएगा। जो घास होता है उससे बकरी खाती है और बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है। तो यहाँ पे एक आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2014 में पूछा है कि निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। ए ऑप्शन यहाँ पे सूखे घास पत्ते, बी ऑप्शन है पॉलिथीन गैस, सी ऑप्शन है यहाँ पे रबड़, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें। तो यहाँ पे बताना है आपको कि निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ हैं। तो जो यहाँ पे सूखे घास और पत्ते हैं ये क्या होते हैं, ये जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी सड़ गल जाते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए हरे पौधे कहलाते हैं, जो हरा पौधा होता है वो क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है उपभोक्ता, डी ऑप्शन है यहाँ पे आहार श्रृंखला। और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। और तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। यहाँ पे बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है सफेद। और ये प्रश्न 2015 और 2017 में पूछा गया और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए कि क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसका रंग है, तो उसका रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। यहाँ पे बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। ए ऑप्शन है यहाँ पे टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे उच्च रक्तचाप। और ये प्रश्न 2014 में पूछा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में जब हमारे आयरन की कमी हो जाएगा तो वो कौन सा रोग होगा, तो वो एनीमिया रोग होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। जो कवक होते हैं उसमें पोषण की कौन सी विधि होती है। और ये प्रश्न 2014 और 2019 में पूछा गया है। ए ऑप्शन है स्वपोषी, बी ऑप्शन है मृतजीवी, सी ऑप्शन है समभोजी, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो इसमें मृतजीवी होती है। जो कवक होते हैं वो सड़े गले और मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं या अपना पोषण करते हैं, उसे हम लोग मृतजीवी पोषण बोलते हैं। तो जो कवक होते हैं वो एक मृतजीवी पोषण होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में वृक्क संबंधित है। जो मनुष्यों का वृक्क होता है वो किससे संबंधित है। और ये 2013 और 2020 में पूछा गया है कि मनुष्यों में वृक्क किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है यहाँ पे पोषण से, बी ऑप्शन है श्वसन से, सी ऑप्शन है उत्सर्जन से, डी ऑप्शन है परिवहन से। तो मनुष्यों में वृक्क संबंधित है तो ये किससे संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न है यहाँ पे 16 नंबर, स्वपोषण के लिए आवश्यक है। यहाँ पे बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, और ये 2013 और 2019 में पूछा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल, सी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, डी ऑप्शन है सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी क्या है, आवश्यक है, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है, और सूर्य की प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी यहाँ पे तीनों की आवश्यकता पड़ती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है उसमें ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है जल से, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से यानी CO2 से, सी ऑप्शन है यहाँ पे ग्लूकोज से, डी ऑप्शन है यहाँ पे डिक्टियोजोम से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर किससे निकलता है, तो ये जल से अलग होकर बाहर निकलता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। यहाँ पे बताना है कि जो मनुष्यों के शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वो कौन सा है, और ये 2016 और 2020 में पूछा गया है। ए ऑप्शन है रक्त, बी ऑप्शन है श्वेत ग्रंथि, सी ऑप्शन है वृक्क, डी ऑप्शन है अग्नाशय। तो मनुष्यों में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है ये आपको बताना है। तो मनुष्यों में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो ये वृक्क होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। जो अमीबा होता है वो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे स्पर्शक द्वारा, बी ऑप्शन है कुटपाद द्वारा, सी ऑप्शन है जीभ द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न 2019 और 20 में पूछा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। ए ऑप्शन है यहाँ पे प्लाज्मोडियम, बी ऑप्शन है लैमिनीशिया, सी ऑप्शन है प्रोटोजोआ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे प्लाज्मोडियम, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि कौन मलेरिया परजीवी है। तो जो यहाँ पे प्लाज्मोडियम होता है ये क्या होता है, यहाँ पे मलेरिया का ये क्या होता है, परजीवी होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो ये आपको बताया जा चुका है कि पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो ये जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी यहाँ पे बताना है कि किसका भाग है। ए ऑप्शन है मुख गुहा का, बी ऑप्शन है अमाशय का, सी ऑप्शन है छोटी आंत का, डी ऑप्शन है बड़ी आंत का। तो यहाँ पे बताना है कि ग्रहणी किसका भाग होता है, तो ग्रहणी जो होता है वो छोटी आंत का भाग होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन करता है स्टोमेटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को। और ये प्रश्न यहाँ पे 2019 और 2020 में पूछा है। ए ऑप्शन यहाँ पे द्वार कोशिकाएं, बी ऑप्शन है सखी कोशिकाएं, सी ऑप्शन है चलनी नलिकाएं, डी ऑप्शन है मूलरोम। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, तो ये द्वार कोशिकाएं करती हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। इसमें से पहचानना है कि कौन एक पादप हार्मोन है। और ये प्रश्न 2016 और 2019 में पूछा गया है। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है थायरोक्सिन, सी ऑप्शन है एंड्रोजन, डी ऑप्शन है यहाँ पे साइटोकाइनिन। तो इसमें से आपको पता करना है कि कौन एक पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइटोकाइनिन ये क्या है, ये पादप हार्मोन है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे।
पे 26 नंबर प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे द्रुमिका, बी ऑप्शन है यहाँ पे सिनेटिक दरार या जिसे सिनेप्स भी बोला जाता है, सी ऑप्शन है एक्सॉन, डी ऑप्शन है यहाँ पे आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। जब शरीर में हमारे आयोडीन की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे घेंगा, बी ऑप्शन है यहाँ पे मधुमेह, सी ऑप्शन है स्कर्वी, डी ऑप्शन है एड्स। और ये प्रश्न 2019 और 2020 में पूछा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से हमेशा कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे अग्र मस्तिष्क, बी ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, सी ऑप्शन है यहाँ पे अनुमस्तिष्क, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो जो यहाँ पे अनुमस्तिष्क होता है यही करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, सी ऑप्शन है यहाँ पे सेरिब्रम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है, तो न्यूरॉन बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2020 में पूछा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। इसमें से आपको पहचानना है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ए ऑप्शन है उद्दीपक को, बी ऑप्शन है पाचक रस को, सी ऑप्शन है हार्मोन को, डी ऑप्शन है आवेग को। तो किसे रासायनिक दूत कहा जाता है यहाँ पे आपको बताना है। तो जो हार्मोन होता है उसे रासायनिक दूत बोला जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न भी 2020 में पूछा गया है। ये थे हमारे अंतिम प्रश्न और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न देखने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और होमवर्क प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होते हैं उसे क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है फ्लक्स, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है स्लैग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो भी ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ए बी सी ऐसे लिख के आप लोग कमेंट मत कीजिएगा, पूरा नाम लिख के आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो, अपने भाई बहन के पास जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है उसको आप लोग को ऑल पे दबा लेना है। जब आप ऑल पे दबा लीजिएगा तो कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होगा। जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग लाइव क्लास कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।